मुलायम सिंह यादव को करीब से जानने वाले लोग ये जानते हैं कि उनका दो सपना रहा है। एक अपनी आंखों के सामने बेटे को मुख्यमंत्री बनते देखना और दूसरा लाल किले से देश की जनता को संबोधित करना। एक सपना तो पूरा हो गया, दूसरा सपना कब पूरा होगा इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अखिलेश जी, ये बताइए, आप सबसे कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, दूसरा सपना जब की बारी आती है, कभी लालू जी सामने आ जाते हैं, कभी मोदी सामने आ जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ने कई बार प्रधानमंत्री दिए हैं और इस बार पूरे समाजवादी लोग ये जानते हैं समाजवादी पार्टी इस बार ज़्यादा सीटें जीतेगी तो नेताजी की और समाजवादी पार्टी की भूमिका देश की राजनीति में दिखाई देगी, क्योंकि 80 सीटें हैं। सरकार समाजवादी पार्टी की बनी है, बहुमत की सरकार बनी है। नेताजी ने मुझे मौका दिया है, तो मैं कहीं ना कहीं पार्टी और पूरा संगठन चाहता है कि पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीते, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री या उस पद तक जो लोग पहुंचते हैं उनके पास गिनती होनी चाहिए। गिनती तो समाजवादी पार्टी पे नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूं, कह सकता हूं कि अभी तक जो चुनाव खत्म हुआ है, जो परिणाम आने वाले हैं, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगे और नेताजी की, समाजवादी पार्टी की देश की राजनीति में भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण भूमिका तो उनकी पहले से। मैं दूसरे सपने की बात कर रहा हूं, वो पूरा होता आपको दिखता है इस बार? देखिए, जो बात सपने की, नेताजी, समाजवादी पार्टी और नेताजी को मौका मिला है देश के रक्षा मंत्री होने का भी। कई बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और देश की राजनीति में तमाम बड़े बड़े फैसलों में उनकी भूमिका रही है। मैं समझता हूँ न्यूक्लियर डील नहीं हो सकती थी अगर समाजवादियों ने साथ न दिया होता, नेताजी ने उस समय सरकार न बचाई होती। ऐसे कई बार देश के सामने महत्वपूर्ण सवाल आए हैं, उस समय नेताजी और समाजवादी पार्टी ने ठोस फैसला लिया है। मैं समझता हूँ इस चुनाव के परिणाम के बाद कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प खुलेगा, और क्या होगा आने वाले समय में ये कह पाना आज मुश्किल है। मैंने देखा था उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आपने बड़ी मेहनत की थी और अपने दम पर इतना बढ़िया बहुमत लेके आए थे। अब ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना किला, आपकी सरकार है लेकिन अपना किला बचाने के लिए मेहनत करी है, मोदी को रोकने के लिए ताकत लगानी पड़ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इतना जन समर्थन, जितना पहले मुझे जन समर्थन दिखाई देता था, उससे ज़्यादा जन समर्थन आज दिखाई दे रहा है। मैं ये बात कह सकता हूं, बहुमत की सरकार है समाजवादी पार्टी के, काम भी बहुत महत्वपूर्ण किए हैं। जो लोग मॉडल लिए घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल सबसे बेहतर मॉडल है। अगर कोई मॉडल हो सकता है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, और जो बदलते हुए समय में जो परिवर्तन के साथ जो फैसले लेने चाहिए किसी सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार के काम उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या ऐसा हुआ, इन सब बातों के बावजूद क्यों ऐसा हो रहा है कि गुजरात मॉडल का सपना पूरे देश में बेच रहे हैं और लोग उसको यकीन करने को तैयार हैं? देखिए, ये लोग प्रचार में जरूर आगे हैं, लेकिन जमीन पर अगर कोई आगे है तो समाजवादी पार्टी। इनकी लहर कहीं चल रही मुझे तो आज तक दिखाई नहीं दी। चौथे फेज का चुनाव खत्म हो गया उत्तर प्रदेश का, मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई दी। और अगर जमीन पे किसी की लहर चल रही हो, मैं कह सकता हूं ये 30 तारीख का जो चुनाव खत्म हुआ है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर किसी की लहर चलने वाली है तो समाजवादी पार्टी। आप खुद रात दिन प्रचार कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, आपको लहर नहीं दिखी मोदी की? मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी। और मैं ये कह सकता हूं, जो ये लहर की बात कर रहे हैं, जो गुजरात मॉडल की बात है, गुजरात मॉडल किसने तैयार किया? तैयार किया आरएसएस ने, तैयार किया विश्व हिंदू परिषद ने, तैयार किया बजरंग दल ने। और जो मोदी सरकार बनाने की बात है, मोदी सरकार का मतलब उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है। मोदी का मतलब है कि मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया। तो जो गुजरात मॉडल है, जो आरएसएस ने शुरू किया है, या तमाम ऐसे लोगों ने शुरू किया जो धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है ये मोदी सरकार नहीं है, ये कोई गुजरात मॉडल नहीं है, ये मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया का मॉडल है, जो कभी उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश जी, आप कहना है आप पूरे प्रदेश में घूमे, आपको कहीं मोदी की लहर नहीं दिखी, तो फिर बनारस ऐसी कौन सी चीज चली आ रही है जिसको रोकने के लिए नेताजी को जाना पड़ा, आजमगढ़ जाना पड़ा? देखिए, जो चुनाव है हर फेज में मैं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी पहले से ज्यादा बढ़कर के आ रही है। बनारस की जनता, उन्होंने रोड शो किया, बताया कि इतनी बड़े पैमाने पर लोग आ गए, वो संभव ही नहीं था, जाने कहां कहां से लोग आए हैं। आज भी बनारस में बाहर के लोग प्रचार कर रहे हैं।
बाहर के प्रचार करने जो आए हैं, मैं समझता हूं बनारस की जनता जब मतदान पड़ेगा उस समय तय करेगी। वहां की जनता सेकुलर जनता है। ये तो वहां की जनता वो है जो पसंद करेगी डेवलपमेंट कौन करेगा। डेवलपमेंट करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, और सरकार ने किया भी है इतने बड़े पैमाने पर। वहां जो हमारी लाभकारी योजना है उससे भी लाभ पहुंचा है। विकास के लिए मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 साल में काम किया है, 3 साल और मौका मिलने जा रहा है। मैं भरोसा दिलाता हूं उनको, ये बाहर के लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे। देश की राजनीति करने वाले देश को सुंदर बनाना चाहते हैं, बनारस को सुंदर नहीं बनाएंगे। बनारस को अगर कोई देखेगा और करीब से देखने का काम करेगा और डेवलपमेंट करेगा तो समाजवादी सरकार। अखिलेश जी, आपने कहा कि बाहर के लोग आकर बनारस में मोर्चा संभाल रहे हैं, तो ये तो और भी हैरान करने वाली बात है कि दूसरी जगहों से लोग आके आपकी ज़मीन पर बाहर से आके काम कर रहे हैं, सपने बेच रहे हैं आपने कहा, और लोग उनको यकीन कर रहे हैं। आपने देखा जो उनके नामांकन में जो भीड़ थी। जो बाहर के प्रत्याशी आए हैं उनका आधार ये नहीं है कि वो बनारस में विकास करना चाहते हैं। उनका जो समझ और सोच है वो धार्मिक रास्ते से आना चाहते हैं। और मुझे याद है, आपने भी देखा होगा, कोई राजनीतिक दल अपने मंच पर धर्म का इस्तेमाल नहीं करता, भगवान का इस्तेमाल नहीं करता। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भगवान का भी इस्तेमाल किया और धर्म का भी इस्तेमाल किया। जो धर्म में बातें कही जाती उनका भी इस्तेमाल किया इन्होंने। जो हर हर महादेव का नारा था उसको अपना नारा बना लिया और बाद में उन्हें अस्वीकार करना पड़ा। तो बनारस की जनता जानती है और बनारस के लोग हमेशा फैसला लेंगे सेकुलर पसंद लोगों को और समाजवादी लोगों को। जहां तक बुनकर लोगों का सवाल है, बुनकरों के लिए काम समाजवादी करेगी, वहां के डेवलपमेंट की बात करेगी समाजवादी पार्टी। मैं समझता हूं परिणाम अलग आएगा, जो दिखाई दे रहा है वो परिणाम नहीं आएगा। आपको लगता है बनारस में भी नरेंद्र मोदी हारेंगे? मैं ये कह सकता हूं कि बनारस का क्या परिणाम आएगा अभी कह पाना मुश्किल है। समाजवादी पार्टी जमीन पे काम कर रही है। बनारस शहर में ही या बनारस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 35,000 लैपटॉप बांटे हैं, विद्याधन बेटियों को दिया है, 10वां पास बेटियों को मदद मिली है, बेरोजगारी भत्ता मिला है बड़े पैमाने पे, बिजली का काम बेहतर होने जा रहा है, सड़क बनाने का काम शुरू किया सरकार ने, सीवर लाइन का काम चल रहा है जो पहले से चल रहा था उसको और तेजी से आगे बढ़ाया है। तो हर क्षेत्र में तो समाजवादी पार्टी ने काम किया है। काम समाजवादी पार्टी करेगी, वोट किसी और को मिलेगा, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी जो जमीन पर है, क्या उसको आप कमजोर समझ रहे हैं? समाजवादी पार्टी वहां से जीतेगी। आप कमजोर नहीं समझ रहे अखिलेश जी, लेकिन आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग में लगी आपकी पार्टी। कांग्रेस से आप कहते हैं कि लड़ाई कर रहे हैं, आपके खिलाफ वो उम्मीदवार नहीं उतारते, आप उनके खिलाफ रायबरेली अमेठी छोड़ देते हैं, तो मैच फिक्सिंग की लड़ाई क्यों? नहीं, ये 2 लोकसभाओं का पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ाया था। और मैं समझता हूं जो बड़े नेता हैं उनके खिलाफ ज़्यादा नहीं प्रत्याशी लड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर अच्छा राजनीतिक शिष्टाचार दोनों दलों के बीच में है, कभी आप कहते हो कि लोग राजनेता अच्छा शिष्टाचार अच्छा व्यवहार नहीं करते, और जब अच्छा व्यवहार करें राजनीतिक तब भी सवाल पूछते हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह के साथ भी शिष्टाचार निभाया आपने, अपने मजबूत कैंडिडेट को हटा देखिए, जितना बड़ा रोड शो हम लोगों ने लखनऊ में किया था, आप लोगों को गिन लो, बनारस को पीछे छोड़ दिया। बेशक बहुत बढ़िया रोड शो था, मैंने देखा था वो, लेकिन उसके बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि आपने कैंडिडेट बदला। नहीं, कैंडिडेट जीत आसान की राजनाथ सिंह। आज तो वोट पड़ गया है, लेकिन हमारी कोशिश ये थी और समाजवादी पार्टी ने इसलिए नया प्रत्याशी दिया कि वो मंत्री भी रहे हैं, नौजवान भी हैं और लखनऊ को समझते भी डेवलपमेंट सरकार ने किया है। इसलिए पार्टी के लोगों की राय थी, इसलिए मैंने प्रत्याशी बदला था, एक मजबूत प्रत्याशी दिया था। वरना इतने बड़े पैमाने पर नौजवान सड़कों पर कभी उतरे हैं लखनऊ में? इतनी बड़ी संख्या में नौजवान निकले, जो रोड शो हुआ, बड़ा रोड शो हुआ, तमाम दल फीके दिखाई दिए। अब वो प्रचार करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि ये बीजेपी के लोग बहुत चालू लोग हैं, ये प्रचार में बहुत आगे हैं। ये बीजेपी के लोग वही हैं जिन्होंने मूर्तियों को दूध पिला करके पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की थी, इसलिए प्रचार में ही जरूर आगे हैं। तो पता नहीं कौन सी नई चीज़ निकाल दें। समाजवादी पार्टी ने अपने काम के आधार पर, अपने जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं उनके आधार पर एक प्रत्याशी उतारा है, पार्टी के फैसले से उतारा है। अखिलेश जी, ये बताइए कि क्या तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने का सपना कांग्रेस ने आपको दिखाया? उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे की सरकार बन सकती है, आप लोग मुलायम हो गए। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, देश की राजनीति में और देश का नक्शा अगर आप सामने रख लें, बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ पर बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। आप बताइए, आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी, वेस्ट बंगाल में कितनी बीजेपी सीटें जीतेगी, उड़ीसा में कितनी जीतेगी,
आसाम में कितनी जीतेगी, मेघालय में कितनी जीतेंगे, सिक्किम में कितनी जीतेंगे। मुझे जो जानकारी है, बहुत सारे प्रदेशों में बीजेपी का तो कुछ है ही नहीं। इसलिए अभी से आप लोग कांग्रेस से दोस्ती बढ़ाने में लग गए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देश की जनता ने 10 साल देखे हैं कांग्रेस के, और जितनी भी बेरोजगारी है, जितनी भी महंगाई है और जितना भी भ्रष्टाचार है, अगर किसी ने बढ़ाया है इस देश की राजनीति में और देश को किसी ने पीछे किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आज देश के सामने सवाल है कि आपका रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, आपकी विदेश नीति असफल रही, रक्षा विभाग पे सवाल खड़े हुए हैं, 2G, 3G और 4G का मामला आ रहा है सामने। तो जहां सरकार को अच्छे काम करने चाहिए थे, सरकार, जनता ने 10 साल दिए, 10 साल में केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो नाकामी है कांग्रेस पार्टी और उसके फैसले की वजह से आज बीजेपी देश में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ये सब बात सही है तो क्यों आप लोग उनके किए धरे की सफाई आप लोग दे रहे हैं? रॉबर्ट वड्रा से लेकर के महंगाई तक आप लोग सफाई दे रहे हैं। नहीं, मैंने सफाई नहीं दी। मैंने ये कहा कि कोई सरकार ऐसी नहीं है जो उद्योगपतियों को जमीन न दे रही हो। क्या वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट लोग जमीन नहीं दे रहे थे, तब ममता जी उसका विरोध कर रही थी? हरियाणा में जमीन दी जा रही थी उस समय एक बड़े ग्रुप को, तब दूसरी पार्टी विरोध कर रही थी। हम एक बिजली का कारखाना लगाना चाहते थे गाजियाबाद में, तब तमाम दल विरोध कर रहे थे। गुजरात में मान लो जमीन दी गई है, महाराष्ट्र में जमीन दी गई है, न्यूक्लियर प्लांट लगने के लिए जमीन दी जा रही है। बताओ कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, लोगों की जान गई। तो जमीन तो उद्योगपतियों को दी जाएगी। कौन सी सरकार है जो उद्योगपतियों को जमीन नहीं देती है? सवाल केवल इतना है कि सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुनाफा ना ज्यादा कमाए, मुनाफे को रोकने का काम सरकारों का है। महंगाई की आपने बात करी, महंगाई पर कांग्रेस घिरी हुई थी, उनको जवाब देते नहीं बन रहा था। नेताजी कह रहे हैं कि ऐश मौज लोग कर रहे हैं, फिजूल खर्ची करें इसलिए महंगाई बढ़ रही है। उनकी मुसीबत आप अपने सर क्यों बोल रहे हैं? देखिए, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, तमाम मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने फिजूल खर्चियों को रोका है। तो इसलिए फिजूल खर्ची नहीं रोकोगे तो आप नहीं रोक सकते ना भ्रष्टाचार ना महंगाई। समाजवादियों ने हमेशा विरोध किया है कांग्रेस की गलत नीतियों का। लोकसभा के फ्लोर पर समाजवादी पार्टी ने, नेताजी ने विरोध किया कि महंगाई आप बढ़ा रहे हैं, महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं। समाजवादियों ने कांग्रेस का इसलिए साथ दिया कि देश में सांप्रदायिक ताकतें ऊपर ना आ जाएं और सेकुलर सरकार बने, एक समाजवादी सोच की सरकार बने। उस दिशा में समाजवादी पार्टी, नेताजी ने कदम उठाए। अखिलेश जी, आप सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की बात कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में हुआ, दंगों की बात पुरानी हो गई, लेकिन ये आप मुख्यमंत्री हैं, आपको नहीं लगता कि जो उसके बाद परिस्थिति बनी है, वोटों का जो पोलराइजेशन हो रहा है, उससे बीजेपी को ज्यादा फायदा हो रहा है? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप मेरी पुरानी जानकारी कर करके आप पता कर लीजिए। जब भी प्रेस हुई है, मैंने कहा है कि बीजेपी के लोग कम्युनल रास्ता अपनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आसान रास्ता लगता है। उनको फायदा देश की गद्दी में पहुंचने के लिए किसी को जवाब नहीं देना है, इसीलिए उन्होंने कम्युनल रास्ता अपनाया। जिस तरह से प्रचार हो रहा है, आपकी पार्टी के लोग भी पीछे नहीं रहे। आपको नहीं लगता है कि कई बार आपके लोग बाउंड्री, जो सीमा रेखा है, उसको लांघ गए? आप इलेक्शन कमीशन में पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, जरूरी था? मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश में जो रैलियां हो रही थी उन पर भगवान का तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा था, जो नारे धर्म के लग रहे थे और धर्म का इस्तेमाल मंचों से हो रहा था। तो कौन सी संस्था है जो इस चीज को रोकेगी? उस समय संस्था कोई तो होगी देश में जो रोकेगी धर्म को। राजनीतिक दल अपने मंचों पर भगवान ना इस्तेमाल करें, कौन सी संस्था थी? वो भी तो संस्था वही है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने यह भी देखा कि टीचरों को धमका रहे हैं आप लोग वोट के लिए। नहीं, टीचरों को धमका, चुनाव में ये नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा चुनाव में? ये बताइए, अगर शिक्षा मित्र आए हों, यहां ज्ञापन दिया हो, उन्होंने यहां तक कहा हो कि आप हमारी मदद करिए, हम पूरा चुनाव में मदद करेंगे। नहीं, वोट मांगने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, आपने ठीक कहा है, लेकिन क्या वोटरों को खुश करने के लिए अपने वोट बैंक को यह भी कहना जरूरी है कि रेप छोटी सी गलती है? नहीं, देखिए, वो नेताजी ने कहा, उसके बाद आपने बात पूरी नहीं जानकारी दी। मैं तो ये कहता हूं कि और भी कोई कड़ी कार्रवाई हो वो आप करिए कार्रवाई, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। कारगिल के जो शहीद हैं उनका धर्म गिनाना जरूरी है वोट के लिए? देखिए, कारगिल में कल को मैं जाऊं और मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं उस जवान की बड़ाई करूं कि जिसको परमवीर चक्र मिला है, और अगर परमवीर चक्र किसी को मिला है तो कहो आरोप हम पे भी लगा दो कि हम भी जातिवादी लोग हैं, कि हम क्यों बड़ाई कर रहे हैं किसी की। जहां तक फौज का सवाल है, फौज के प्रति पूरे देश सम्मान करता है। जहां तक मुसलमान भाइयों का सवाल है, क्या मुसलमानों का योगदान कम है देश की अर्थव्यवस्था में, देश की सुरक्षा में, देश के किसी भी फैसले में? तो अगर हम कोई बड़ाई करते हैं, उनके बारे में कह दें तो उनका भी योगदान है, तो आरोप लग जाएगा।
इसीलिए मैंने कहा कि परमवीर चक्र जिसको मिला है, अगर मैं उसकी तारीफ कर दूं तो हम पे भी जातिवाद का आप आरोप लगा दोगे। अखिलेश जी, तारीफ करना एक बात है, लिस्ट देख के धर्म गिनना, टिक मार्क करना किसमें से कितने हिंदू। नहीं, अगर उसमें कोई ये कहे कि मुसलमानों ने कोई उसमें भाग नहीं लिया, ये कैसे संभव है? तो अगर किसी ने कह दिया कि मुसलमानों का भी योगदान है तो क्या गलत कह दिया? तो आदरणीय आजम खान साहब ने अगर इस बात को कहा कि मुसलमानों का भी योगदान है तो इसमें गलत क्या है? बनारस में आपने देखा कि इतनी बड़ी भीड़ जुटी थी, क्या आपको लगता है कि अब चुनाव उस ओर की ओर बाहर की भीड़, जो बनारस में भीड़ आई थी, कई लोग गुजराती बोल रहे थे, भाषा अलग थी, दूसरे प्रदेशों से लोग आए थे, तो वो पहचाने लिए गए हैं। इसलिए जो भीड़ थी बाहर की भीड़ थी, वोट डालेगी बनारस की जनता। जब वहाँ पे तीसरे मोर्चे की बात होगी, मायावती भी वहाँ पे होंगी, दूसरे लोग भी होंगे, आपके कोई संवाद नहीं है, आपको लगता है कि बन पाएगा ये मोर्चा जिसकी बात नेताजी बार बार करते हैं? देखिए, अब तो अखबारों में भी आने लगा कि तीसरा मोर्चा आगे बढ़ रहा है, तमाम राजनीतिक दल भी बात करने लगे हैं तीसरे मोर्चे की। देश में किसी न किसी रूप में तीसरे मोर्चा या तीसरी ताकत है, सवाल केवल इतना है कि इनको इकट्ठा कैसे किया जाए। मैं समझता हूं चुनाव से पहले काफ़ी लोग बैठे थे, 13 दल के नेता एक साथ, और नेताजी, तमाम लोग, नीतीश कुमार जी और तमाम लोग उसमें थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सभी बड़े नेता, सीपीआई सीपीएम के। चुनाव का परिणाम आने के बाद फिर एक बार बैठेंगे साहब और फैसला लेंगे कि आने वाले समय में तीसरा मोर्चा कैसे बने और तीसरे मोर्चे की सरकार कैसे बने। आपको पूरी उम्मीद है कि जो दूसरा सपना है वो भी कामयाब होगा? देखिए, जहां तक नेताजी का सवाल है, मैं कह सकता हूं पूरी पार्टी चाहती है और पूरा संगठन चाहता है कि नेताजी की भूमिका देश में महत्वपूर्ण दिखाई दे, और इससे अच्छा मौका समाजवादियों को कभी नहीं मिलेगा। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।